हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएससी 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। और आशा करता हूँ कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने कन्फर्म देख लिया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे और आप हर वीडियो का पूरी तरह लुत्फ़ उठा के अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 और 2 को कन्फर्म पूरा देखने के बाद में आपको पार्ट नंबर 3 में पहुंचना है, ताकि आपका ज्ञान है वो श्रृंखला के रूप में, चेन के रूप में आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहे और कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड से ना हटे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट रहे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अतिलघुरात्मक प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस चैनल का सब्सक्राइब बढ़ाने में हेल्प मदद करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ही हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज है हमारा पहला क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है, पर्यावरण का क्वेश्चन है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, मैं आपको घबराना नहीं है। जो चैप्टर है वो आपके कोर्स से हट चुके हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने शामिल नहीं किया है। जो आपके पार्ट आने वाले हैं चैप्टर, उन्हीं के क्वेश्चन ही मैंने काम में है वो इस वीडियो में अपलोड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। हाँ दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्गियों की 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गियों की 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, थोड़े नाम हार्ड है, आपको 1-2 बार रिविजन करने हैं। जिसमें नंबर 1 है वाइट लेग हॉर्न। हाँ दोस्तों, विदेशी नस्ल है, उसमें पहला नंबर है वाइट लेग हॉर्न, और दूसरी है प्लाई माउथ रॉक। हाँ दोस्तों, मुर्गियों की 2 विदेशी नस्लें हैं, वाइट लेग हॉर्न और दूसरी है प्लाई माउथ रॉक। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, वाइट लेग हॉर्न और प्लाई माउथ रॉक। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 2 स्थानबद्ध प्रजातियों नाम लिखिए। दोस्तों, स्थानबद्ध प्रजातियाँ वो होती है जो किसी एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, देश के अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती, वो अपने स्थान विशेष में ही पाई जाती है। जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन दोस्तों गंगा नदी में ही पाई जाती है, अन्य किसी क्षेत्र नहीं होती। इसी प्रकार हमें किन्हीं 2 ऐसी स्थानबद्ध प्रजातियों का नाम लिखिए जो अपनी जगह पर पाए जाते, अन्य जगह नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ऐसी 2 प्रजातियां हैं, वो है बड़ी सिंपल से दोस्तों, घबराने की बात आपको बिल्कुल नहीं है। पहली है दोस्तों लेमूर और एक है डोडो पक्षी। हाँ दोस्तों, बड़े सिंपल से नाम है, मैंने आपको याद करवाए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। हार्ड मैंने नाम याद करवाने की कोशिश की नहीं है। ध्यान रखना है किन्हीं 2 स्थानबद्ध प्रजातियों के नाम दोस्तों, तो ध्यान रखना है लेमूर और डोडो पक्षी या गंगा नदी की डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताए जहाँ झूम खेती की जाती है। दोस्तों, झूम खेती है वो पेड़ों को जलाकर की जाती है, वनों को जलाकर की जाती है, और 1-2 बार वो जमा कर। दोस्तों, ध्यान रखना है, झूम खेती में खेतों को जला दिया जाता है, वनों को जला दिया जाता है, और 1-2 साल वहाँ अच्छी फसल प्राप्त करने के बाद दूसरी जगह के वनों को जलाकर वहाँ पर ये खेती फिर से की जाती है। और ये खेती दोस्तों जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, यानी वन ज़्यादा है, वहाँ पर की जाती है। और ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ पर ये खेती की जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, देश के ऐसे 2 राज्य अगर पूछे आपको कि जहाँ झूम खेती की जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, किन्हीं भी 2 के नाम लिखने हैं आपको, जैसे नागालैंड है और मिजोरम है या मेघालय, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम का कीट है वो किस वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेशम के कीट दोस्तों, रेशम के कीट से रेशम बनाई जाती है, और वो भी कौन सी पत्तियों पर, किस वृक्ष की पत्तियों पर पूछे तो ध्यान रखना है शहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजाति किसे कहते हैं। दोस्तों, हम कई बार जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये गाय की प्रजाति है, ये भैंस की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है। तो दोस्तों, प्रजाति असल में है क्या। आपने ध्यान दिया होगा
कि हम प्रजाति उन्हीं सदस्यों को कहते हैं, उन्हीं जीवों को कहते हैं जो दिखने में एक समान होते हैं और आपस में जनन करके अपने ही समान जीव पैदा करते हैं, तभी हम उसे प्रजाति कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जीवों का ऐसा समूह जो दिखने में एक समान हो। हाँ दोस्तों, जीवों का ऐसा समूह जो आपस में दिखने में एक समान हो और प्रजनन करके अपने समान जीव पैदा करता हो, प्रजाति कहलाती है। हाँ दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ ये गाय की प्रजाति, तो मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जो गायों का झुंड है वो दिखने में सभी एक जैसे हैं, इसलिए मैंने उसका नाम गाय कह दिया। और क्योंकि गाय से बच्चा गाय जैसा ही बच्चा पैदा होता है, इसलिए वो एक प्रजाति हो गई। तो जीवों का ऐसा समूह जो दिखने में एक समान हो और प्रजनन करके अपने समान जीव पैदा करता हो, प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किन्हीं 2 वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 2 के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको जो सिंपल से वही मैं बता रहा हूँ। जैसे एक है केला देवी अभ्यारण्य करौली में, और मैं आपको सिंपल से तब बता सकता हूँ सरिस्का अलवर में है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में भी कह सकते हो आप, केला देवी करौली में भी कह सकते हो। तो आपको 2 के बताने हैं तो बता देना है सीता माता प्रतापगढ़, केला देवी करौली या सरिस्का अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय की 2 अच्छी नस्लों के नाम। पिछले जो वीडियो मैंने बनाए थे पार्ट फर्स्ट सेकंड, उसमें मैंने एक बार चर्चा की थी कि भैंस की और गाय की दोनों मैंने बताई थी। तो भैंस की तो मैंने बताई थी मुर्रा, और भैंस की मुर्रा और जाफराबादी बताई थी। तो गाय की याद रखने गिर और साहिवाल। हाँ दोस्तों, गाय की 2 अच्छी नस्लों के नाम पूछे तो बताना है गिर और साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानबद्ध प्रजातियां किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जीवों की ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, जीवों की ऐसी प्रजातियां जो एक स्थान विशेष पर ही पाई जाती है, अन्य जगह अनुपस्थित होती है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। जिसमें बीकाता, लेमूर है, डोडो पक्षी है, गंगानदी डॉल्फिन है, स्नो तेंदुआ भी कह सकते हैं दोस्तों। राजस्थान में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिखिए दोस्तों। ध्यान रखना है, थार का रेगिस्तान है वो राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों, राजस्थान में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम पूछे तो आपको ध्यान लगाना, इसका उत्तर देना है थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का वनस्पतिक नाम। हाँ दोस्तों, मैं आपको चाय के साथ कॉफ़ी का भी बता रहा हूँ, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है कि चाय का वनस्पतिक नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस, और ये प्राप्त होती है पत्तियों से। हाँ दोस्तों, चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस और ये पत्तियों से प्राप्त होती है। और कॉफ़ी की बात करें दोस्तों, तो कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफ़िया अरेबिका, जो बीजों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि चाय का वानस्पतिक नाम। तो ध्यान रखना है, चाय का वानस्पतिक नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस और चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफ़िया अरेबिका और ये बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 2 संकटग्रस्त प्रजातियाँ। दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन सी है। दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियाँ वो होती है जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, और अगर ऐसे ही कम होती गई और भविष्य में यह नष्ट हो जाएगी तो ऐसी प्रजातियाँ ही संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। हाँ दोस्तों, संकटग्रस्त का मतलब है ऐसे जीव जिनके जीवन को खतरा है और खतरा बना हुआ है और जल्दी वो समाप्त होने की कगार पर है, वही संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहलाती है। यहाँ उदाहरण पूछ रहे 2 के, तो ध्यान रखना है कि बगेरा है, तेंदुआ है, ये दोनों ही लगातार कम हो रहे हैं, तो ये दोनों ही संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, बगेरा, तेंदुआ दोनों ही संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए किस वर्ष वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। तो ध्यान रखना है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से सुनिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। तो ध्यान रखना है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 2 मसाला उत्पादक पादपों के नाम। हाँ दोस्तों, ऐसे 2 पादपों के नाम लिखो जिनसे मसाला प्राप्त होता है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हो, धनिया लिख सकते हो, जीरा लिख सकते हो, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पहले यह देखो रेड डाटा बुक होती क्या है। दोस्तों, रेड डाटा बुक वह पुस्तक होती है जिसमें विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर वगैरह कुछ भी है, जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां होती है उनकी रेड डाटा बुक होती है। हाँ दोस्तों, जो प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है उन प्रजातियों के बारे में सारी जानकारी आपको अगर प्राप्त करनी है तो किस में प्राप्त करोगे, रेड डाटा बुक में करोगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तक। दोस्तों, वनस्पतियों की रेड डाटा बुक अलग होती है,
पाद और जानवरों की अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे शॉर्टकट में IUCN कहा जाता है, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रेड डाटा बुक यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक, इसमें होता क्या है, इसमें सारे विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लिखा जाता है, और इसका प्रकाशन IUCN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घेंगा रोग किस कारण से होता है। दोस्तों ध्यान नंबर 1 का क्वेश्चन है, घेंगा रोग जिसे इंग्लिश में गोइटर कहते हैं, वो भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखना है घेंगा रोग किस कारण से होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों समुद्री के आसपास रहने वाले लोगों में ये रोग नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ध्यान रखना है योनि में पाया, योनि क्या है दोस्तों, योनि है वो स्त्रियों का लैंगिक अंग होता है। तो दोस्तों योनि में पाए जाने वाले ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का आपको नाम लिखना जिसके कारण योनि है वो अम्लीय वातावरण होती है, यानी योनि में अम्लीय वातावरण होता है, वो किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो जीवाणु दही में पाया जाता है वही पाया जाता है योनि में, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हाँ दोस्तों, तो योनि में पाए जाने वाले उस बैक्टीरिया का नाम लिखो जो योनि के वातावरण को अम्लीय करता है, तो उसका आंसर लिखना है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा अकेला प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाता है। दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgM, IgD, IgE और IgA। दोस्तों माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी होता है IgA। हाँ दोस्तों IgA प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर ऐसा पूछा जाए कौन सा प्रतिरक्षी सबसे पहले बनता है, तो दोस्तों IgM। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि अपरा को पार, आंवल को पार कौन सा प्रतिरक्षी करता है, ध्यान रखना है IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी किसे कहते हैं। दोस्तों जो तालाब होता है उस तालाब के तलहटी में बिल्कुल बीचों बीच जो कुआं होता है उसे ही बेरी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है तालाब की तलहटी में बना हुआ कुआं ही बेरी कहलाता है। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है तालाब की तलहटी में बना कुआं ही बेरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया। यह भी मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, रक्त का वर्गीकरण कोर्ड लैंड स्टिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यही इसी वैज्ञानिक ने दोस्तों RS कारक की खोज की थी। किसमें की थी दोस्तों, मैंने पहले कहा था मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में की थी। और 85% लोगों में RS धनात्मक और 15% लोगों में RS ऋणात्मक गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनाज उत्पादक। इसी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ रुद्र समूह को सर्वदाता कहते हैं, जबकि AB रुद्र समूह सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनाज उत्पादन करने वाले 2 पादपों के वानस्पतिक नाम। ऐसे कौन से 2 पादप हैं जिनसे हमें अनाज प्राप्त होता है दोस्तों, तो मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, गेहूँ के बारे में और चावल के बारे में। गेहूँ को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम। हाँ दोस्तों गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जबकि चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा। दोस्तों ध्यान रखना है कि गेहूं का होता है वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम, जबकि चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। तो दोस्तों अगर हिंदी में लिखें तो आपको लिखना है रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम है रक्तचाप मापी। और अगर इंग्लिश में लिखना है तो दोस्तों ध्यान रखना है स्फिग्नोमेनोमीटर। हाँ दोस्तों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम होता है रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमेनोमीटर। दोस्तों मैंने पहले पार्ट में बताया था कि रक्तचाप किसे कहते हैं कि रुधिर वाहिनियों में बहते रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रुधिर दाब कहलाता है, और इसका मापन किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना रक्तचाप 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिक विविधता दोस्तों विविधता 2 प्रकार की होती है, प्रजातीय विविधता और आनुवांशिक विविधता। मैंने कहा था विविधता के कितने स्तर होते हैं पिछले पार्ट में, तो विविधता के 2 स्तर होते हैं, आनुवांशिक विविधता और प्रजातीय विविधता। दोस्तों आनुवांशिक विविधता होती है वो किसके कारण होती है, वो जीन यानी जो जीन होता है हमारे शरीर में उसके कारण होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में आनुवांशिक इकाई यानी जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता ही आनुवांशिक विविधता कहलाता है। जीन क्या है दोस्तों, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, अर्थात जीन के द्वारा ही माता पिता के गुण संतान में पहुँचते हैं। तो आनुवांशिक विविधता की परिभाषा आपको लिखनी है दोस्तों कि सजीवों में या जीवों में
आनुवांशिक इकाई अर्थात जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता ही आनुवांशिक विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वस्थ शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर बीपी कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्वस्थ शरीर का जो बीपी होती है वो होती है 120/80 mm का मिलीमीटर पारे का। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्वस्थ शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mm। वो भी जो स्पिनोमीटर होता है क्योंकि इसमें पारा भरा होता है दोस्तों, और उस पारे के माध्यम से इसका मापन किया जाता है, तो हम पारे का भी पीछे लगाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर का रक्तचाप होता है 120/80 mm पारे का। दोस्तों पूरा आपको ऐसा लिखना है आंसर कॉपी में 120/80 mm पारे का। दोस्तों अगला है दोस्तों इसमें 120 होता है प्रकुंचन दाब और 120 और एक होता है प्रकुंचन, एक होता है संकुचन। तो एक होता है संकुचन और दूसरा होता है प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट दोस्तों ऐसी 2 संरचनाओं के नाम लिखो जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा सक्रिय होती है। हाँ दोस्तों हमारे शरीर में जो चालक तंत्रिका है उसके द्वारा ऐसी कौन सी 2 शरीर के अंग है जो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो एक होती है मांसपेशियाँ और एक होती है ग्रंथियाँ। तो दोस्तों आराम से याद हो जाएगा कि ऐसी 2 संरचनाओं के नाम लिखो जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा सक्रिय होती है। तो दोस्तों एक तो याद रखना है मांसपेशियाँ और दूसरी होती है ग्रंथियाँ। हाँ दोस्तों इसका आंसर होगा मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द्विविलक प्रतिरक्षी कौन सा है। दोस्तों मैं आपको पाँचों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखना है जो IgG है उसको ऐसे याद रखना, GG हमेशा अकेली आती है और साथ में एक कुत्ता और एक हाथी लेके आती है। कुत्ते का मतलब दोस्तों D से याद रखना है डॉग, और हाथी का मतलब दोस्तों E से याद रखना एलिफेंट। यानी G, E और D ये तीनों एक कैसे होते हैं दोस्तों, एकलक प्रतिरक्षी होती है। GG अकेली आती है यानी एकलक प्रतिरक्षी, साथ में एक कुत्ता और एक हाथी लेके आती है, तो ये तीनों के तीनों एकलक प्रतिरक्षी होते हैं। अब बात हो रही द्विविलक की। तो दोस्तों द्विविलक कौन सा है। द्विविलक होता है IgA। ए का मतलब दोस्तों एप्पल है। एप्पल को जब काटते हैं तो बराबर काटते हैं तो ये बराबर 2 हिस्सों में बट जाती है, तो हम कह सकते हैं एप्पल के 2 हिस्से यानी IgA वो द्विविलक प्रतिरक्षी होता है। और पीछे बच गई IgM यानी IgM यानी हम कह सकते हैं माँ के पंचपुत्र हैं, तो हम कह सकते हैं 5 पुत्र हैं, तो पंचलक। तो दोस्तों ये याद हो गया कि द्विविलक प्रतिरक्षी होता है IgA और IgD, IgG और IgE ये होते हैं एकलक, और IgM होता है पंचलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों AB रुधिर समूह का जीन प्रूफ क्या होता है। हाँ दोस्तों ये भी मेरी बताई हुई बात है कि AB रुधिर वर्ग का जीन प्रूफ होता है IA-IB। अगर यहाँ A होता तो होता IA-IE। अगर यहाँ B के पूछते हैं तो IB-IB। अगर यहाँ O का पूछते तो स्मॉल i। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रक्त किससे मिलकर बनता है। दोस्तों ध्यान रखना है रक्त है वो प्लाज्मा प्लस रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर हो गया प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। तो दोस्तों रक्त किससे मिलकर बना होता है। तो रक्त मिलकर बना होता है प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अंडे से निकलने वाली छोटी मछली को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है अंडे से निकलने वाली छोटी मछली को जीरा मछली कहते हैं। हाँ विद्यार्थियों अंडे से निकलने वाली छोटी मछली को जीरा मछली कहा जाता है। विद्यार्थियों प्यारे विद्यार्थियों अंडे से निकलने वाली छोटी मछली को जीरा मछली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जलकुंभी। जलकुंभी को दोस्तों इंग्लिश में जल यानी वाटर, कुंभ यानी लिली होता है, तो हम कह सकते हैं जलकुंभी का दूसरा नाम है दोस्तों वाटर लिली। हाँ दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है जलकुंभी का दूसरा नाम होता है वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अध्याय नंबर 1 का बाला रोग या नारू रोग के रोगजनक। हाँ बाला या नारू रोग कौन से रोगाणु के कारण फैलता है। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि बाला रोग जो होता है वो पहले होता था आजकल नहीं होता है। सन 2000 के पास ये रोग ख़त्म हो गया है। क्यों ये रोग होता था वो गंदा पानी पीने से, नाड़ी वगैरह का पानी पीने से, तालाब का पानी पीने से होता था। क्योंकि तालाब के साथ इस रोग के जो जीवाणु है वो हम बिना छाने पानी पीते थे तो इस रोग के जीवाणु हमारे पेट में पहुंच जाते थे और ये रोग हो जाता था। क्योंकि अब शुद्ध पानी प्राप्त लगभग लोगों को शुद्ध पानी प्राप्त होता है तो इस रोग के होने की संभावना बहुत कम है और 2000 के बाद इस रोग का कोई रोगी भी नहीं पाया गया दोस्तों। फिर भी याद रखना है कि बाला रोग या नारू रोग के रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। हाँ दोस्तों बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 मिश्रित ग्रंथियों के नाम लिखिए। 2 मिश्रित ग्रंथियाँ दोस्तों
ध्यान रखने मिश्रित ग्रंथियाँ कौन सी है, जो अंतःस्राव भी होती है और बहिस्राव भी होती है, तो हम कह सकते हैं अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं, ध्यान रखना है कि दो मिश्रित ग्रंथि होगी, वर्षण ग्रंथि और अंडाशय। हाँ दोस्तों, वर्षण और अंडाशय ग्रंथि। तो दो मिश्रित ग्रंथियों नाम लिखो, ध्यान रखना है वर्षण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं। दोस्तों कार्य दो प्रकार का कार्य धनात्मक भी हो सकता है दोस्तों, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दोस्तों ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन पैदा हो जाता है। अर्थात दोस्तों जिस तरफ बल लगाया उसी तरफ विस्थापन पैदा हो गया, यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक समान हो तो उसे एक समान हो तब उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। लेकिन दोस्तों लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो वहाँ होने वाला कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा उत्पन्न विस्थापन दिशा के विपरीत हो तो वहाँ ऋणात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम उत्पादित। दोस्तों सबसे पहले संसार में माँ आई थी। ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहले संसार में माँ आई थी, धरती माँ आई थी, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम उत्पादित प्रत्यक्ष कौन सा है, IgM। हाँ दोस्तों इसको ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले संसार में माँ आई थी, मोम आई थी, मदर आई थी, इसलिए प्रथम उत्पादित प्रत्यक्ष है IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे दो पीने वाले पदार्थ पेय पदार्थ लिखिए तथा ये भी बताइए कि इन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों तो अभी मैंने पहले बताया था कुछ समय पहले कि पीने वाले पदार्थ कॉफ़ी भी है और चाय भी है। कॉफ़ी प्राप्त होती है पत्तियों से, चाय प्राप्त होती है बीजों से। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफ़िया अरेबिका, चाय का है कैमेलिया साइनेंसिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेकाक बंदर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अभी समय चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है और आपसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय को आप बर्बाद ना होने दें और इस समय का पूरा फ़ायदा उठाएं। आपकी इस समय स्कूल है वो बंद पड़ी हुई है और इस समय लगभग बच्चे हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे अपना आदर्श मानते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यूँ ही समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना ज़रूरी है कि जिसने इस समय का पूरा फ़ायदा उठा लिया है वो है आगे आराम से सफलता प्राप्त करेगा और उसको अंत में पता चलेगा कि उसकी इस समय की जो मेहनत है वो कितना रंग लाई है। तो दोस्तों अगला अंतिम क्वेश्चन है, मेकाक बंदर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखना है, मेकाक बंदर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, मेकाक बंदर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज ये मैंने आपको 36 क्वेश्चन बताए हैं और अब मैं तेलुगु प्रश्न का एक और वीडियो अंतिम वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों आपसे निवेदन करूँगा कि आप चारों वीडियो एक साथ एक बार देखें और आपको चारों वीडियो देखने के बाद ऐसे लगेगा कि लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है सारे चैप्टरों के वो आपको आ रहे हैं। और मैं भी आपसे विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, इनसे बार क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बनाने में हमारी हेल्प करें दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और आपके शेयर ये वो हमें उत्साह देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों अगर मैं वादा करता हूँ अगर आप मेरा साथ देंगे, लगातार हमें मोटिवेट करेंगे तो मैं आगे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और उसका आपको फ़ायदा अवश्य होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी लगातार बनाए रखें, जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और लगातार अध्ययन करते रहें, मेहनत करते रहें। इसी आशा के साथ अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।